नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के लिए हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें ही आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी कहानियों की। ठीक है ना। तो हिंदी कहानियों का अर्थ भी समझेंगे। क्यों समझेंगे? वो इसलिए समझेंगे क्योंकि इससे आगे वाला जो पार्ट है उसमें कंप्लीटली हमें कम से कम 5 से 6 कहानियां हैं जिस पर हमें डिस्कस करना है। क्लियर है। तो उनकी भूमिका की, उनकी समीक्षा की बात करनी है, उनके प्रश्न उत्तरों को भी देखना है। तो उसके लिए जब हम हिंदी कहानी वाले पोर्शन पर आगे बढ़े उससे पहले आवश्यक है कि हम कहानी के बारे में कुछ समझ लें। तो कहानी के बारे में क्या समझेंगे? जैसे कहानी का अर्थ हम समझ लेते हैं, कहानी किन तत्वों पर आधारित होती है, कहानियां होती कितने कितने प्रकार की है। तो ये सामान्य सी चर्चा है जो हम आज के सेशन के माध्यम से समझेंगे। और संभवतः दोस्तों कई बार एग्जाम में ना प्रश्न भी इस वाले पार्ट से आपको देखने को मिले। एग्जाम में कई बार आते हैं, हमेशा कई बार तो क्या है कि हमेशा एक न क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही है कि कहानियों के प्रकार बताइए, या किसी प्रकार को बता देंगे कि इस प्रकार का जो है संक्षिप्त विवरण दीजिए कहानी का। तो अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य को लेकर के। इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक कोई सा भी, चाहे एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक क्यों ना हो, उसको कवर करने में थोड़ा बहुत ही वक्त लगता है ना। बाकी हम अपने नुकसान से बच जाते हैं इसके द्वारा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में जैसा मैंने आप लोगों को बताया है ना, अर्थ, परिभाषा, तत्व, प्रकार, सभी पर हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे 7 सेशन हो चुके हैं, जो नए स्टूडेंट उनको बता दूं। इससे पहले 7 सेशन हिंदी साहित्य के हिंदी गद्य वाले इस सीरीज पर हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आसानी से आपको मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है ना, किस प्रकार जाते हैं ये सब आपको पता है। नहीं होगा पता, मैं लास्ट में एक वीडियो क्लिप है उसको प्ले कर दूंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे प्लेलिस्ट में जाना होता है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी अच्छे से जानते हैं सेकंड यूनिट की, अर्थात की इकाई 2 की शुरुआत हो चुकी है हमारी। और इकाई 2 में जैसा मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि कंप्लीटली हमें यहाँ पर कहानियों पर ही चर्चा करनी है। इस पूरी इकाई में कहानियों पर ही चर्चा करनी है और इनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे उनको देखना है ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि पहले हमें हिंदी कहानियों के बारे में उसका जो बेसिक है, जो पृष्ठभूमि है, जो भूमिका है, उसका पता होना चाहिए, है ना। भाई कहानी होती क्या है, कि उसके प्रकार वगैरह क्या होते हैं, ये सारी बातें, अर्थात कि स्वरूप और विकास क्या होता है इसका, इस सब पर चर्चा करनी होगी हमें, है ना। तो आज के सेशन में हम इसी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज की टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। इससे आपकी अच्छी खासी भूमिका बन जाएगी। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पहले इन प्रश्नों को पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज के इस सेशन में छुपे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए कहानी की सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्याख्या के साथ में। व्याख्या के अंतर्गत आपको क्या लिखना होगा? मात्र ये 3 लाइन आपको व्याख्या के अंतर्गत लिखनी है ना। एग्जाम में, एग्जैक्टली एग्जाम में साहित्य की सभी विधाओं में, साहित्य की या कहें कि हिंदी साहित्य की या किसी भी साहित्य, चाहे कोई सा भी हो, साहित्य की सभी विधाओं में सबसे पुरानी अगर कोई विधा है, सबसे प्राचीन अगर कोई विधा है, तो वो कहानी विधा ही है, मतलब कहानी ही है ना। ऐसा क्यों कहा गया है? निबंध को क्यों नहीं कहा गया है? उपन्यासों को क्यों नहीं कहा गया है? या कई और भी तो विधाएं हैं साहित्य की, तो सबसे प्राचीन कहानी ही क्यों? उसका विशेष कारण यह है कि हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसका प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ माना जाता है। कहानी का प्रारंभ मानव की सभ्यता के प्रारंभ से माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत कोई आजकल से नहीं हुई है, बल्कि मानव ने जैसे ही चेतना आई या एक भाषा सीखी, उस भाषा को सीखने के साथ ही जैसे उसने अपने विचारों को व्यक्त करना प्रारंभ किया, वैसे ही कहानी का शुभारंभ हो चुका था। कहानी का अर्थ ही क्या होता है? जो व्यक्ति अपने मन के भावों को अन्य व्यक्ति को बताए और एक लय में बताए, है ना, कुछ कथानक बना करके कथानक के रूप में बताए, वही तो कहानी होती है। कहानी चूंकि कथन से संबंधित होती है, कथन की प्रधानता होती है कहानी में, है ना, अतः मानव ने जब कुछ कहना प्रारंभ किया होगा तभी से कहानी का आरंभ मान लिया गया है।
ये इतनी सी बात बस आपको मात्र व्याख्या में लिखनी है। आइए अब बात करेंगे हम कहानी के अर्थ की। कहानी के अर्थ के अंतर्गत दोस्तों ये भी देखिए, सेशन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, अलग अलग पार्ट में होने के कारण आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन एक एक पक्ष को आप थोड़ा से सतर्कता के साथ सुनते चलिएगा। कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि साहित्य यार देखिए, साहित्य आप लोग ले चुके हैं, तो अब तो मैं क्या, प्रत्येक व्यक्ति यही मानकर चलेगा अगर आप साहित्य आपने लिया है, लिटरेचर लिया है, तो आपकी बुद्धि का विस्तार इतना हो चुका है कि आप इसको समझने में पूरी तरह से सक्षम है और आसानी से आप इसको समझ भी पाएंगे, है ना। इसलिए ज्यादा एकदम बेसिक में जाकर के वही बताने से कोई फायदा नहीं होगा। आइए, कहानी कथन से संबंधित होती है। कथन अर्थात की जो तथ्य मुख से बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक तथ्य में एक कथन होता है ना, वाक्य होता है। तो कहानी चूंकि कथन से संबंधित होती है, इसमें कहने का भाव होता है, इसमें कहने का भाव होता है ना। तो अतः जो कहा जाए वही कहानी है। एकदम आसान शब्दों में समझते चलिएगा इसके अर्थ को। जो भी मनुष्य कहेगा, जो भी कहे वही कहानी है। वास्तविक घट या कोई भी मनुष्य अगर अपने बारे में या किसी और के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बताता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके जीवन की, स्वयं के जीवन की या अन्य व्यक्ति के जीवन की घटना का वर्णन कर रहा है ना। और जब कभी हम हमारे या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटना का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति को करते हैं, तो वही वर्णन तो कहानी कहलाता है, वही वर्णन कहानी कहलाता है, लेकिन एक रोचक तरीके से उसको बना करके। जैसे देखिए, निजी जीवन अर्थात कि हमारे स्वयं के जीवन या दूसरों के जीवन की घटनाओं को रोचक तरीके से प्रभावशाली बना करके, प्रभावी बना करके, जिससे व्यक्ति को रोचक लगे, सुनने में उसको आनंद मिले, आनंद आए, कौतूहलपूर्ण तरीके से, कौतूहलपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करने की जो कला होती है, वही कहानी कहलाती है। क्लियर है ना। किसी भी घटना को किसी अन्य व्यक्ति को अगर आप प्रभावशाली बना करके, रोचक बना करके सुनाते हैं, वही कहानी होती है। दैट्स ऑल। इसको दोस्तों, इसकी परिभाषा को या कहीं कि इसके अर्थ को कुछ दो विद्वानों के इस परिभाषाओं के माध्यम से समझना और आसान हो जाएगा। कैसे? पाश्चात्य विद्वान है एचिबैट साहब, इन्होंने कहा है कि कहानी समस्त विधाओं में सबसे अधिक लचीली विधा है। क्या कहा? कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन सबसे ज्यादा लचीली अगर कोई विधा है तो वो कौन है? कहानी है। वह आकाश में अनंत विस्तार के नीचे किसी भी बात से संबंधित हो सकती है। आकाश में अनंत विस्तार के नीचे मतलब ये कि पूरे जगत में किसी भी घटना पर कहानी लिखी जा सकती है, किसी भी तथ्य को लेकर के कहानी लिखी जा सकती है। अर्थात कि कहानी का जो कथा वस्तु होती है, वो कहानी की जो कथा वस्तु होती है, वो किसी पर भी आधारित हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि आकाश में अनंत विस्तार मतलब संपूर्ण जगत के किसी भी तथ्य पर, किसी भी कथानक पर आप कहानी लिख सकते हैं। एक घोड़े की मृत्यु से लेकर के युक्ति के प्रेम प्रसंग से लेकर के व्यापार तक किसी भी तथ्य को आप उठा लीजिए, कहीं से भी कहानी का शुभारंभ हो सकता है। ये किसने कहा? एचिबैट साहब ने कहा। उसी प्रकार से एक अन्य विद्वान कविवर रविंद्रनाथ जी हैं, जिन्होंने कहा कि जीवन का प्रतिक्षण एक सार गर्भित कहानी है। जीवन का हर एक क्षण, हर एक समय एक सार गर्भित कहानी है, जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिल सकता है। अतः कहते हैं कि कहानी एक छोटी सी गद्य रचना है। कहानी एक छोटी सी गद्य रचना है जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण संवेदना प्रधान क्षणों की या जीवन के खंड चित्र को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली पद्धति से प्रस्तुत कर शाश्वत और मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया जा सकता है। तो दोनों ही परिभाषाएं जो है कहानी के अर्थ को थोड़े से अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रही है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, कहानी के अर्थ को प्रस्तुत करना। थोड़ा सा तरीका दोनों का अलग अलग है, परंतु भाव इनों का एक ही है। ठीक है ना। इस तरह से कहानी का अर्थ और भी क्लियर करना है, उसके लिए कुछ परिभाषाएं और है जिनके माध्यम से आपकी कहानी का अर्थ और पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाएगा। श्री अज्ञे के शब्दों में, अज्ञे की परिभाषा को सुनिए, बहुत जो है लचीली भी है और बहुत आसान भी लगेगी आप लोगों को, क्योंकि छोटी सी है, एक लाइन की परिभाषा है। कहा उन्होंने कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है, अर्थात कि कहानी जो है हमारी परछाई है। क्या है? परछाई है, हमारे जीवन की परछाई है।
और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। जीवन की कहानी कभी पूरी होती है? नहीं होती। इसीलिए जीवन को एक अधूरी कहानी कहा गया है ना। इसीलिए कहा गया है कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं में एक अधूरी कहानी होता है। प्रेमचंद जी ने कहा कहानी को परिभाषित करते हुए कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक क्षेत्र, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है इसके अंदर कि यहां पर प्रेमचंद जी ने कहा कि किसी एक क्षेत्र, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। लेकिन कहानियों के अन्य जो परिभाषक रहे, उन्होंने किसी परिभाषक या किसी विद्वान ने कहानी को अन्य रूप भी बताया है, जिसमें एक क्षेत्र की अपेक्षा अन्य कई क्षेत्र हो सकते हैं। एक जो है एक चरित्र के मनोभावों की अपेक्षा और भी अधिक चरित्र हो सकते हैं जिनके मनोभावों को प्रकट किया जाना हो, है ना। तो ये डिफरेंस यहां पर याद रखिएगा। प्रेमचंद जी ने कहा कि किसी एक क्षेत्र या किसी एक व्यक्ति या किसी एक चरित्र के मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कला विन्यास सब उसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करते हैं और उसी को पुष्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो कहानी इसलिए कहा जाता है कि कहानी जो है एक ऐसा रमणीक उद्यान नहीं है जिसमें अलग अलग भांति भांति के फूल, अलग अलग फूल, बेल, बूटे सजे हुए हो, बल्कि कहानी एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही फूल का माधुर्य अपने समन्वित रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये प्रेमचंद्र जी के अनुसार कहना है। उन्होंने कहानी को बहुत अच्छे शब्दों में कहने का प्रयास किया है कि कहानी किसी उद्यान की तरह नहीं है, बाग की तरह नहीं है जिसमें अलग अलग कलर के फूल, अलग अलग फूल लगे हुए हो, बल्कि कहानी एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही प्रजाति का फूल अपने माधुर्य को बिखेर रहा हो। क्लियर है? तो इनके माध्यम से भी आप जान सकते हैं अलग अलग परिभाषकों ने कहानी को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। ठीक है। स्वरूप की अगर हम बात करें, कहानी के स्वरूप की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए अब ये हमारा अगला पड़ाव आ चुका है, नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है जिसमें हमें कहानी के स्वरूप की बात करनी है। तो कहानी के स्वरूप के अंतर्गत सिंपल सी बात यह है कि कहानी का स्वरूप मतलब कहानी होती किस प्रकार की है। अब जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग विद्वान अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा देते हैं। तो परिभाषा देने का अर्थ क्या हुआ कि वो कहानी को अपने अनुसार अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन सर्वसम्मत या अधिकतम विद्वानों के द्वारा जिस बात को सम्मति प्रदान की गई हो, है ना, स्वीकार किया गया हो, उस प्रकार का स्वरूप कौन सा है कहानी का, या सामान्य चलन के अगर स्वरूप की बात करें तो स्वरूप कैसा है कहानी का, उसकी चर्चा भी करना यहां पर बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम इसके तत्व और प्रकारों को भली भांति समझ सके। तो पहले हमें कहानी के स्वरूप की चर्चा करनी होगी। देखिए, कहानी बहुत ही प्राचीन विधा है, सबसे कह सकते हैं साहित्य विधाओं में सबसे पुरानी विधा अगर कोई है तो वो कहानी ही है। क्यों? क्योंकि उसका शुभारंभ जो होता है मनुष्य की, मानव की सभ्यता के साथ उसका शुभारंभ होता है। इसी कारण से इसे सबसे प्राचीन विधा माना गया है। समय के साथ उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रत्येक घटना का स्वरूप जो बदलता है वो समय के अनुसार बदलता चला जाता है, क्योंकि जो आज है वो आज से 10 साल पहले नहीं था, और जो आज से 10 साल पहले था वो आज से 50 साल पहले नहीं था। अर्थात कि समय के अनुसार प्रत्येक घटना परिवर्तित होती है, प्रत्येक तथ्य परिवर्तित होता है। इसलिए कहानी के स्वरूप में परिवर्तन आना भी जो है कोई दुष्कर कार्य नहीं था, कोई भी असंभव जैसा कार्य नहीं था। घटना प्रधान से, देखिए, घटना प्रधान से लेकर के चरित्र प्रधान या चरित्र चित्रण तक, ध्यान दीजिएगा, घटना प्रधान से लेकर के चरित्र चित्रण तक और चरित्र चित्रण से लेकर के अंतर्मन की दिव्य छटा तक कहानी लेखन का उपक्रम विकसित हुआ है। कहने का अर्थ है कि घटना प्रधान कहानियों से लेकर के चरित्र चित्रण कहानियां बनी, चरित्र चित्रण कहानियों के बाद में मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली कहानियां बनी, उसके बाद अंतर्मन की दिव्य छटा को प्रदर्शित करने वाली कहानियां बनी। तो कहानियों ने भी समय के अनुसार अपने वस्त्र बदले हैं, ठीक है ना, अपना रूप परिवर्तित किया है। यही कारण है कि समय के साथ कहानी की परिभाषाएं बदलती गई है, और जो आज विद्वानों में
एक मतता देखने को नहीं मिलती है। ये आवश्यक नहीं है कि उन सभी विद्वानों ने एक ही समय में कहानी को परिभाषित किया हो। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग समय में अपने समय काल के अनुसार कहानी को परिभाषित किया है। इसी कारण से विभिन्न विद्वानों में मत एक नहीं है। क्लियर है यहां तक का दोस्तों, है ना। तो आज कहानी जीवन का बिंब प्रतिबिंब बन गई है। आज कहानी जीवन का प्रतिबिंब अर्थात कि हमारे जीवन का एक आईना बन चुकी है। वह गद्य साहित्य को छोटा, सुगठित और अपने आप में पूर्ण एक कथा रूप है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कहानी के स्वरूप की रचना मात्र कल्पना पर आधारित नहीं होती, मात्र कल्पना पर आधारित नहीं होती। जो कहानी को गढ़ता है, जो कहानी की रचना करता है, उस कहानी की रचना मात्र कल्पना पर नहीं होती, बल्कि उसमें पात्र के जीवन के यथार्थ पर भी या यथार्थ से भी जुड़ी होती है। कहने का भाव यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। कहानी की जो रचना होती है वो सिर्फ कल्पना पर आधारित ना होकर के पात्र के जीवन के यथार्थ से भी वो कहानी जुड़ी हुई होती है। इसलिए कहानी वास्तविक लगती है। इसीलिए कहानी वास्तविक लगती है। जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनने में हमें पता है कि ये कहानी है, लेकिन उसके बावजूद वो कहानी कहीं ना कहीं हमें सत्यता का दर्शन करवाती है। कहीं ना कहीं हम कहानी में इस प्रकार डूब जाते हैं कि वो कहानी हमें सत्य का प्रतिबिंब नजर आने लगती है, सत्यता नजर आने लगती है ना। वह जीवन के क्षण को, वह अर्थात कहानी जीवन के क्षण को समेटने का प्रयत्न करती है। जीवन के जितने रूप है कहानी भी उतने ही रूपों में हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश काल परिस्थितियों के आधार पर या अनुसार कहानियों ने भी अपना अपना रूप परिवर्तित किया है। कहानी अपने छोटे या बड़े रूप में जीवन का व्यापक अंकन करती है, जीवन को दर्शाती है। ये छोटे से कुछ तथ्यों के माध्यम से कहानी का स्वरूप था। अब दोस्तों हम अपने मेन मुख्य पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे कहानी के प्रमुख तत्वों की। और कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर ही कहानी के प्रकार निर्धारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहानी के जो तत्व होते हैं ना, तत्व ही उसके प्रकारों को निर्धारित करते हैं और उसके प्रकार हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो पहले हमें कहानी के प्रमुख तत्वों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। शॉर्ट में चर्चा करूंगा और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यह लगता होगा कि सर आप ये पूरा बोर्ड भर भर के कंटेंट दे रहे हैं, इतना कंटेंट तो कोई नहीं देता। जी हाँ, कोई नहीं देता, क्योंकि मेरे साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके पास पुस्तकें ही नहीं है, या कुछ रीजन के ना, ऐसे नहीं मट्टागिरी कोई नहीं कर रहा है, कुछ कारण से पुस्तकें नहीं आ पाती, मिल नहीं पाती है, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं तो उनको एक व्यवस्थित कंटेंट नहीं मिल पाता। तो उस कंटेंट देने के उद्देश्य से ही मैं इस स्लाइड में अधिकतम डेटा देता हूं आप लोगों को, जिससे कि डेटा अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके, जिनके पास पुस्तक नहीं है, जिसके पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, वो इन पीडीएफ के माध्यम से भी अपना जो है अध्ययन को निरंतर रख सकता है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है ना। उनके लिए मैं ये पीडीएफ आपको पूरी भर भर के कंटेंट के साथ देता हूं। लेकिन जो कंटेंट को एक बार ना आप ध्यान से पढ़ करके देखिएगा। और बात रही एक्सप्लेन करने की, तो मैं यहां पर कंटेंट लेकर आऊंगा तब भी एक्सप्लेन करूंगा, और नहीं लेकर आऊंगा तब भी एक्सप्लेन करूंगा। मुझे एक्सप्लेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले कहानी के प्रमुख तत्व बताने हैं, अगर मुझे उन लोगों का कोई ध्यान नहीं होता जिनके पास मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल, तो मेरा काम इस एक स्लाइड पर ही हो जाता। क्योंकि देखिए 6 प्रकार मैंने यहां पर लेकर लिख दिए हैं। अब 6 प्रकार को मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता कि कथानक क्या होता है, कथा वस्तु क्या होती है, पात्र या चरित्र चित्रण क्या होता है ना, कथोपकथन क्या होते हैं, इन सबको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता, जिससे क्या होता, मेरा समय बहुत ज्यादा बच जाता और मैं मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट में क्लास कंप्लीट करके वो निकल लेता यहां से। लेकिन समस्या वहां आ जाती कि जब आपको कंटेंट, आज आपने लेक्चर देख लिया, ध्यान से सुनिएगा, आज आपने लेक्चर देख लिया, 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या फिर से आप यही लेक्चर देखने बैठेंगे एग्जाम के टाइम पे? और अगर ऐसा करेंगे तो समथिंग हो सकता है कि लगभग एक विषय पर हमारे 30 से 35 लेक्चर हो जाए। तो 30-35 लेक्चरों को आप देख पाएंगे 1 दिन या 2 दिन में? नहीं देख पाएंगे। तो इस कारण से आपको आवश्यकता पड़ेगी रिवीजन करने की। और अगर ये मान लो कि आपको ऐसा रिवीजन मिल जाए, ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसको पढ़ते ही एक ही बार में समझ आ जाए और कंटेंट को पढ़ते ही आपको ये पूरा लेक्चर अपने आप याद आ जाए, तो सोचिए ज्यादा उचित होगा ना, है ना। तो ये मेरा
ये विशेष कारण होता है कंटेंट देने का आप लोगों को, ठीक है ना। तो पीडीएफ को मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लें, है ना, जरूर करके और क्रम से बना करके रखें अपने पास। एग्जाम में आपको इनकी ही याद आने वाली है, क्योंकि ये पूरे लेक्चर को हूबहू ऐसा कैसे प्रेजेंट कर देंगे आपके सामने। जैसे जैसे आप इस स्लाइड पर आकर उसका रिवीजन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा सर ने कहां पर क्या पकाऊ भाषण दिया था, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं इसके प्रमुख तत्वों की। 6 प्रकार के तत्व हम यहां पर देखेंगे, 6 प्रकार के एलिमेंटों पर हम यहां बात करेंगे जो कि कहानी के एलिमेंट है। सबसे पहला है कथानक। अरे भाई, कहानी जिस पर आधारित है, जिनके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, है ना। यह कहानी के प्रकार भी इसी से निर्धारित होते हैं। तो कहानी के अधिकतम अंगों का निर्धारण जो होता है ना, वो इन तत्वों पर ही आधारित होता है, तत्वों के सहायता से ही होता है। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके आवश्यक तत्व कथानक को। कथानक या कथा वस्तु एक ही होती है, कथानक। तो इसको ऐसा समझिए दोस्तों, कथानक मतलब कथा, है ना। कहानी लिखने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है, मेन घटना, कुछ तथ्य होने चाहिए होते हैं, एक घटना होनी चाहिए होती है। तो उसको लेकर के जो कंटेंट हमारे पास होता है कहानी को लिखने के लिए, उस कंटेंट को ही, उस सामग्री को ही हम या क्या क्या बोल रहे हैं, कथानक बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कथानक कहानी का शरीर या ढांचा होता है। कथानक जो है, जो कहानी होती है, पूरी कहानी का एक शरीर होता है, मुख्य पार्ट होता है ना। कहानी के अन्य सभी तत्वों का समावेश इसी में होता है। जितने भी इसके अंग होते हैं, सबका समावेश इसी में होता है, इसी ढांचा रूपी शरीर में होता है, इसी भाग में होता है। यह कहानी का सबसे प्रमुख तत्व होता है। कथानक एक प्रकार से अनगढ़ पत्थर के समान होता है। अनगढ़ पत्थर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक मूर्ति देखी आपने पत्थर की, है ना। तो मूर्ति से पहले, मूर्ति बनने से पहले पत्थर कैसा था, अनगढ़ पत्थर था। अनगढ़ पत्थर जिसको गढ़ा नहीं गया था, लेकिन बाद में गढ़कर उसको मूर्ति बनाया गया। इसी तरह का कंटेंट होता है कथानक। क्या होता है, अनगढ़ पत्थर की तरह। लेकिन उसके बाद में कहानीकार उसको गढ़ता है, छेनी हथौड़ी से गढ़ता है। जैसे पत्थर से मूर्ति बनाते, छेनी हथौड़ी से बनाते हैं, लेकिन यह कहानीकार पेन से बनाता है। ध्यान दीजिएगा। तो कहानीकार उसे गढ़ेगा, उस अनगढ़ पत्थर को गढ़ करके एक रुचिकर कहानी के रूप में या आकर्षक कहानी गढ़कर प्रस्तुत करता है। कहानी के कथानक में अधिक घटनाएं एवं मोड़ नहीं होने चाहिए। कहानी का जो कथानक होता है उसमें ज्यादा घटनाएं नहीं, ज्यादा घटनाओं का एक साथ उल्लेख नहीं होना चाहिए, ज्यादा बार बार घुमाव नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो कहानी पकाऊ बन जाएगी और पाठक उसको पढ़ने की अपेक्षा छोड़ देगा। कथानक में उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ताकि जो पाठक होता है वो कथा को और आगे तक लेके जाए, आगे तक पढ़े, उसमें प्रभाव भी होना चाहिए। प्राचीन काल की अपेक्षा नई कहानी में कथानक बहुत ही सूक्ष्म होता चला है। और जी हाँ, कथानक ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि टाइमिंग हो चुकी है। मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि माताजी की स्थापना हुई है स्टूडियो के जस्ट पास में ही, तो साउंड अगर स्टार्ट हो गया तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। हालांकि बोल करके आया हूं मैं, तो अभी कुछ देर नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, किसी बच्चे ने स्टार्ट कर दिया तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा स्पीड से इसको आगे बढ़ा करके जल्दी से सेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं, और वैसे भी ये कंटेंट ना बहुत आसान भाषा में है, पढ़ते ही समझ आने वाली चीज है, लेकिन इसलिए एक बार एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। पात्र एवं चरित्र चित्रण, तो कहानी में कहानी का अन्य अंग जो होते हैं ना, पात्र या सोचिए, पात्र या चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण या चरित्र, पात्र और पात्र का चरित्र, अगर ये नहीं होगा तो क्या बताइए किसी कहानी लिखी जा सकती है। कहानी लिखने के लिए कोई घटना तो होनी चाहिए, वो घटना किसकी होगी, घटना किस पर होगी, उसका कोई पात्र तो होना चाहिए। तो कहानी का कथानक पात्र और उसके चरित्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। कहानी में पात्रों का चयन करते समय, कहानी में जब कथाकार या कहानीकार पात्रों का चयन, पात्र मतलब कि पात्र समझ रहे हैं ना, मेन नायक और नायिका, और जो सहनायक होते हैं, जिसको हम आजकल फिल्मों में क्या बोलते हैं, हीरो, एक्टर और एक्ट्रेस, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से उसी को हम कहानी में क्या बोल रहे हैं, पात्र। तो पात्रों का चयन करते समय कथाकार का पूर्ण सजग होना बहुत जरूरी है। हर पात्र का चयन कल्पना के आधार पर और यथार्थ के धरातल पर सहानुभूति के साथ में किया जाना चाहिए। कल्पना के आधार पर कर रहे हो या यथार्थ मतलब वास्तविकता के आधार पर कर रहे हो, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए। मूल पात्र एवं अन्य पात्र आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बिंदु है कथोपकथन।
जिसमें संवाद, जिसको हम बोलते हैं संवाद योजना करना, संवाद करना। तो कथोपकथन को कहानी का अनिवार्य अंग माना गया है। पात्रों के जीवन के मंच का चरित्र अपना अभिनय है। संवाद के माध्यम से पात्र अपनी मन स्थिति को स्पष्ट करता है। कार्य, व्यापार, घटना, विषय की जानकारी संवाद के माध्यम से ही प्राप्त हो पाती है। सिंपल सा कथन है। अगला है देशकाल और वातावरण। देशकाल का मतलब होता है दोस्तों परिस्थिति। परिस्थिति मतलब समय, ठीक है ना, परिस्थिति या समय। तो देशकाल परिस्थिति बोलते हैं ना। तो कहानी का वातावरण या देशकाल मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करता है। कहानी का संबंध किसी न किसी काल से अवश्य होता है। कहानी जीवन का जो है प्रतिनिधित्व करती है, कहानी, है ना, क्योंकि बताया ना कि कहानी हमारे जीवन का प्रतिबिंब होती है, आईना होती है। तो कहानी जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें वातावरण जीवन का एक हिस्सा है। कहानी में पारिवारिक, सामाजिक, सामरिक अनेक प्रकार का वातावरण हो सकता है। अधिकांश कहानीकार वातावरण प्रस्तुत करने में ही कहानी का अधिकांश भाग लगा देते हैं। जैसे प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर, जिसमें आधी कहानी लगभग जो है इसी में निकल जाती है ना। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शैली। क्या है दोस्तों? भाषा शैली। तो साहित्य की कोई भी विधा हो, उसे साकार स्वरूप देने के लिए भाषा का होना परम आवश्यक होता है। भाषा ही हमारे भाव, विचार और कल्पना को दूसरों तक पहुंचाती है। कहानी की भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। ऐतिहासिक कहानियों की भाषा देशकाल के अनुसार रखनी पड़ती है। कहानी लिखने की कई शैलियां होती है, जैसे ऐतिहासिक शैली होती है, आत्मकथा शैली होती है, पात्र या डायरी शैलियां भी होती है। कई प्रकार की शैलियां देखने को मिली है। इसी प्रकार से अगला बिंदु होगा आपका उद्देश्य। तो कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती है। कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती है। कहानीकार का अपनी रचना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो कहानी का लेखक तो पढ़ा लिखा, प्रतिभाशाली या विचारक होता है। उसकी रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं होनी चाहिए। कुछ कहानियां बिना उद्देश्य के भी लिखी जाती है। वो लोग जो कला के पीछे सिद्धांत को मानते हैं, कला के पीछे सिद्धांत को मानते हैं, ऐसे लोग बिना उद्देश्य की कहानियों की भी रचना करते हैं। कहानी में उद्देश्य तिलों में तेल और फूलों में गंध के समान छिपी होनी चाहिए। जब कहानीकार लिख रहा होता है तो उसमें जो उसका उद्देश्य है वो एकदम छुपा हुआ होना चाहिए, जो कि प्रारंभ में ही दिख ना जाए। क्योंकि अगर उद्देश्य दिख गया, कहानी के पीछे उद्देश्य दिख गया, तो वो कहानी नहीं बल्कि उपदेश अर्थात कि लेक्चर बन जाएगा। जैसा मैं आपको भी पका रहा हूं, ऐसा आप कहानी पढ़ के भी पकने लगेंगे और आप दूर भागने लगेंगे, है ना। इसलिए कहा गया है कि उद्देश्य छिपा होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है कहानी के प्रकार। 4 प्रकार कहानी के विशेष रूप से बताए गए। यहाँ पर बहुत स्पीड से मुझे निपटाना पड़ा, साउंड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरे कहे अनुसार उनका साउंड जो वॉल्यूम है बहुत कम कर रखा उन लोगों ने, इसलिए अभी तक आप डिस्टर्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये वाला जो पार्ट है ना आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं और आगे निकल लूंगा, ठीक है ना। कहानी को उसके कथा, शिल्प तथा विभिन्न तत्वों के आधार पर 4 प्रमुख प्रकार या भेद बताए गए हैं, ठीक है ना। तो शिल्प और तत्वों के आधार पर, है ना, शिल्प और तत्वों के, जैसे मैंने बताया था आपको कि कहानी के जो तत्व है वही निर्धारित करेंगे इसके प्रकारों को। तो तत्व, शिल्प और तत्व के प्रकार पर ही 4 प्रकार इसके बताए गए हैं। कौन कौन से? देखिए, एक ऐसी कहानी होती है जो घटना प्रधान होती है, जो घटना पर लिखी जाती है। एक कहानी होती है जो चरित्र प्रधान होती है, अर्थात कि चरित्र पर लिखी जाती है। एक वातावरण पर और एक भाव प्रधान होती है। तो ये 4 प्रकार की कहानियां होती है। चारों प्रकार की कहानियां मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में और बहुत प्यारी भाषा में लिखने कर आपको देने का प्रयास किया है। चारों को आप 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे अच्छे से, पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगी। और अगर समझ ना आए तो मुझे इसी वाले पार्ट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगला जो भी सेशन होगा मैं उसमें इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है ना? आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा लेक्चर नंबर 9 जो होने वाला है, प्रमुख हिंदी कहानियों के अंतर्गत जो है उसने क्या कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी से हम इस वाले पार्ट को प्रारंभ करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में मिलेंगे और ग्रुप वगैरह मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में बताता ही हूं। अभी ज्यादा समय नहीं है बताने का, इसलिए मुझे जाना होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।